एवरीबॉडी। आज हम लोग लेके आए हैं आपके लिए इस चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के अरिहंत के कुछ इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चंस। ओके, तो इस सेशन का मोटिव देखा जाए तो वो अब हमें क्लियर हो गया है कि इस वाले सेशन में हम लोग कवर अप करेंगे अरिहंत के इस चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलो व्हाई वी आर वेस्टिंग सम मोर टाइम, स्टार्ट करते हैं अरिहंत के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना इस चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, वो बोल रहा है which postulate of Dalton's atomic theory can explain the law of definite proportion। It means जो law of definite proportion था ना, जो कि हमारा law of chemical combination का सेकेंड लॉ था, जिसे कि जोसेफ प्राउस ने दिया था, जोसेफ प्राउस ने प्रपोज किया था, वो जो लॉ था उस लॉ को डाल्टन का कौन सा पोस्टुलेट क्लियरली जस्टिफाई करता है। तो ये डाल्टन के 4 पोस्टुलेट आपको A, B, C, D एज एन ऑप्शन बना के दिए हुए हैं एंड यू नीड टू फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शन विच विल जस्टिफाई द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो वन बाय वन जरा पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो पहला बोल रहा है ऑप्शन, एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स व्हिच कैन नाइदर बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो क्या ये वाला पोस्टुलेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है? तो आंसर है नो। ये वाला ए ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ए वाला जो पोस्टुलेट है वो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई करता है, तो ए ऑप्शन तो नहीं होगा। बी देखते हैं, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। डिफरेंट एटम्स जो मासेस होंगे और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी, किनकी? डिफरेंट एलिमेंट्स की। ये वाला लॉ भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई नहीं करता, ये भी कट गया। सी वाले को देखते हैं, एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड, बट ये भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई नहीं करता है, क्योंकि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन तो ये बोलता था कि whenever a chemical compound is formed, the element which will be included in the formation of that compound will combine in the fixed proportion by mass। और डी जो हमारा है ऑप्शन वो बिल्कुल सही है, वो इसी बात को जस्टिफाई करता है कि the relative number and kinds of atoms are constant in a given compound। It means whenever a compound will be formed, the element included in forming the compound will be constant in number and constant in proportion। Kind of atoms and relative number of atoms are constant while preparing a compound। तो जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को क्लियरली जस्टिफाई करता है। तो आंसर देखें जरा इसका, तो डी, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन द गिवन कंपाउंड। दिस पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को करता है जस्टिफाई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ को। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है हमें? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस रिएक्टेड इन एन इलेक्ट्रिक आर्क टू प्रोड्यूस वाटर। मींस हमें वाटर को प्रोड्यूस किया बाय यूजिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। यही रिएक्शन शो की हुई है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को यूज करके वाटर का फॉर्मेशन किया गया है। तो इस चीज से रिलेटेड जब ये फॉर्मेशन हुआ, देयर विल बी 3 एक्सपेरिमेंट दैट विल बी कैरीड आउट। तो जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था वो कहता है कि 2 ग्राम ऑफ H2 एंड 16 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट एंड 18 ग्राम ऑफ वाटर विल बी फॉर्म्ड। दिस इज द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। सेकंड एक्सपेरिमेंट बोलता है 4 ग्राम ऑफ H2 एंड 32 ग्राम ऑफ O2 विल कंबाइन टू गिव यू अ 36 ग्राम ऑफ वाटर। ये वाली बात सेकंड एक्सपेरिमेंट बोलता है। थर्ड एक्सपेरिमेंट में हमें H2 और O2 दोनों के ही जो मास है वो नहीं गिवन, बट ये गिवन है कि 9 ग्राम ऑफ वाटर इज प्रोड्यूस। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है, ड्यूरिंग थर्ड एक्सपेरिमेंट द रिसर्च फॉरगॉट टू लिस्ट द मास ऑफ H2 एंड O2। सो इफ द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इज करेक्ट देन फाइंड द मास ऑफ O2 यूज्ड इन द थर्ड एक्सपेरिमेंट। मतलब कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को जस्टिफाई करता है, उसी के ऊपर बेस्ड है। अगर हम इस चीज को अज्यूम करें तो आपको बताना होगा O2 कितने ग्राम है यूज होगा कि 9 ग्राम पानी बना हो, 9 ग्राम वाटर की फॉर्मेशन हुई हो। अगर हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखें तो आंसर देखो इसका, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से देखें तो अगर मैं आपको H2 और O2 का रेशियो बताऊं तो वो क्या आएगा? 2/16 आएगा, मतलब कि 1/8 आएगा। अगर हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट को देखें तो वहां पर भी अगर हम H2 और O2 का रेशियो ले तो क्या आएगा? 4/32 आएगा, वो भी 1/8 ही आएगा। तो मतलब कि पक्का है जब थर्ड वाले एक्सपेरिमेंट में भी H2 और O2 का जो रेशियो रहा होगा वो 1/8 ही रहा होगा। तो अगर हम इस चीज को समझे कि थर्ड केस में भी जो रेशियो है वो 1/8 ही रहा होगा, तो यहां से हमें समझ आता है कि 9 ग्राम वाटर प्रोड्यूस करने के लिए इस 9 ग्राम का जो
कितना पार्ट होगा, जो 80% पार्ट होगा, मतलब कि जो O2 होगा वो 8 ग्राम यूज किया गया होगा और जो H2 है वो 1 ग्राम यूज किया गया होगा, है ना। मतलब कि इस 9 ग्राम का जो O2 है उसमें 8 ग्राम प्रेजेंट होगा और 1 ग्राम उसमें H2 प्रेजेंट होगा और 9 ग्राम वाटर फॉर्म हुआ होगा, क्योंकि जब भी वाटर फॉर्म हुआ तो H2 और O2 का रेशियो आपने देखा 1:8 था। इसका सोल्यूशन देखें जरा। सोल्यूशन क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ हाइड्रोजन टू द मास ऑफ ऑक्सीजन is 1:8, thus 9 gram of water is produced, then 1 gram of hydrogen and 8 gram of oxygen will be used in the third experiment। मतलब थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, 1 ग्राम तो हाइड्रोजन का यूज किया गया प्लस में 8 ग्राम O2 का यूज किया गया और उससे 9 ग्राम हमारा वाटर फॉर्म होकर आ गया। ये वाला क्वेश्चन मैंने थियोरेटिकल वाली क्लास में भी, कंसेप्ट वाली क्लास में भी एक्सप्लेन किया था। ओके चलो फिर इस वाले क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है which of the following statement is not true about an atom। एटम के बारे में इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। अगर हम पहले स्टेटमेंट की बात करें तो वो कह रहा है एटम्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब एटम सिंगुलर स्टेट में इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते, और ये बात तो बिल्कुल सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एटम कभी सिंगुलर स्टेट में रहना नहीं चाहते, एटम कभी इंडिपेंडेंटली रहना नहीं चाहते, हमेशा ही कंबाइन फॉर्म में जाने का ट्राई करते हैं, तो पहले वाला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखें, एटम्स आर द बेसिक यूनिट फ्रॉम विच मॉलिक्यूल्स एंड आयंस आर फॉर्म्ड, मतलब एटम्स बेसिक यूनिट है जिनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूल और आयंस बनते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ट्रू है। थर्ड पॉइंट देखते हैं, थर्ड कह रहा है एटम्स आर ऑलवेज न्यूट्रल इन नेचर, मतलब एटम्स जो हैं वो हमेशा ही नेचर में न्यूट्रल रहते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, एटम्स हमेशा ही न्यूट्रल रहते हैं। आप कहते हो, आप कहोगे नहीं सर एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके या गेन करके चार्ज आ जाता है उनके ऊपर, तो हाँ ये बात सही है, एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या लूज करेगा तो उस पर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा रिस्पेक्टिवली, बट वहां पर जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करता है तो वो आयन में कन्वर्ट हो जाता है, एटम तो हमेशा न्यूट्रल ही रहते हैं, इसलिए थर्ड वाली बात भी बिल्कुल सही है। डी पॉइंट देखें तो एटम एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी फील और टच, ये स्टेटमेंट गलत है और हमें इस वाले क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ही आइडेंटिफाई करना था, तो आंसर इसका डी बन जाएगा, क्योंकि एटम्स कभी भी लार्ज नंबर में कंबाइन नहीं होते और मैटर नहीं बनाते, मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, जब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तब मैटर बनता है जिसको हम फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं और देख सकते हैं। बहुत सारे एटम्स जुड़कर नहीं बनाते मैटर, मॉलिक्यूल्स जुड़कर बनाते हैं या आयंस जुड़कर बनाते हैं। इसका आंसर देखो जरा, स्टेटमेंट डी इज नॉट ट्रू, डी वाला स्टेटमेंट सही नहीं है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर में और मैटर बनाते हैं, एटम्स जुड़कर मैटर नहीं बनाते, ढेर सारे मॉलिक्यूल्स या आयंस का कॉम्बिनेशन से मैटर बनता है। वी कैन नॉट सी द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल या आयंस विच आर आईज, ओनली वी कैन सी द वेरियस सब्सटेंस which will be formed by a big collection of molecules और ions, मतलब हम किसी एक मॉलिक्यूल को या किसी एक आयन को नहीं देख सकते, उनसे कलेक्शन से बने किसी सब्सटेंस को हम आराम से देख सकते हैं। ओके तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट 1 AMU। तो मैंने अपने सेशंस में बहुत अच्छे से बताया था कि 1 AMU क्या होता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, जिसको बाद में 1U भी बोला गया, यूनिफाइड मास भी बोला गया AMU को हटाकर। 1 AMU क्या होता है, 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। मतलब C12 एटम का, कार्बन 12 एटम का जो 1/12 मास होता है दैट इज दी 1 AMU। तो मास ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गलत, 1/12 मास ऑफ C12 एटम ये बिल्कुल सही, ये भी गलत और ये भी गलत, मतलब करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन। जरा देखते हैं इसका आंसर क्या है। 1 AMU इज 1/12 मास ऑफ C12 एटम, जिसको हमने क्या लिया है, रेफरेंस भी माना है ना, जिसको हमने रेफरेंस भी माना है किसके लिए, और सब एटम्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए और सारे एलिमेंट्स के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम। सबको पता है मैग्नीशियम क्या है,
एटॉमिक मास क्या है इसका, मैग्नीशियम का अगर हम बात करते हैं इसके एटॉमिक मास की तो क्या होगी, अगर देखो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर इज 12, एटॉमिक मास इज 24। ऐसे ही होता है, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं एलिमेंट को, यहां z होता है और यहां पर a होता है, ये होता है एटॉमिक मास। ये होता है एटॉमिक नंबर। ओके, तो आंसर इज 24, ए ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर देखेंगे, आंसर है ए इज द आंसर। द एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24 यूनिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन H2O2 मॉलिक्यूल, मतलब H2O2 के मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे, मतलब कि H2O2 की आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, एटॉमिसिटी पूछ रहा है कि एटॉमिसिटी क्या होगी H2O2 की। अगर हम एटॉमिसिटी की बात करें तो H2O2 की एटॉमिसिटी कितनी है 4, इसमें 2 तो हाइड्रोजन एटम्स हैं और इसमें हमारे पास 2 ही ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो एटॉमिसिटी आ गई 4, तो आंसर हमारा बन गया सी। आंसर देखें जरा, देखो आंसर इज सी, द एटॉमिसिटी इज 4, 2 आर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 2 आर द ऑक्सीजन एटम्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। वो क्या बोल रहा है हमें, देखो a molecule of salt is found to contain sodium and chlorine combined together in the ratio 23:35.5 by mass। हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करना है सॉल्ट का क्या होगा, चलो कोशिश करते हैं, जरा कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूला। सॉल्यूशन देखो जरा, हमें क्या दे रखा है, दे रखा है कि सोडियम और क्लोरीन का जो मास रेशियो है वो है 23:35.5। तो देखते हैं, हमारे पास यहां पर है सोडियम और ये हमारा हो गया क्लोरीन। अगर हम देखते हैं मास रेशियो को एक्सलेट करें तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि सोडियम का मास रेशियो है 23 और ये है 35.5। अगर हम बात करते हैं एटॉमिक मास की, तो एटॉमिक मास बताओ आप क्या होता है मेरे को। अगर हम एटॉमिक मास की बात करें और एटॉमिक मास को मैं वाई लेट करूं तो एटॉमिक मास क्या होगा, एटॉमिक मास सोडियम का 23 होता है, 23 यूनिट्स, और क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 यूनिट्स। तो हम निकाल देते हैं मोल रेशियो, दोनों का निकालते हैं मोल रेशियो। अगर हम मोल रेशियो की बात करें तो मोल रेशियो कैसे निकलेगा, मोल रेशियो निकलेगा x अपॉन वाई करके। x अपॉन वाई मतलब इनके मास का रेशियो डिवाइडेड बाय इनके एटॉमिक मास का, तो इनका जब हम रेशियो निकालेंगे तो वो मोल रेशियो निकलेगा। तो 23/23 कितना आएगा, 23 डिवाइडेड बाई 23 1 आएगा, और यहाँ पर भी 35.5 डिवाइडेड बाय 35.5 कितना आएगा 1 आएगा, मतलब इनका मोल रेशियो है 1:1। तो इनका हमें मोल रेशियो समझ आ गया कि इनका मोल रेशियो आ गया 1:1, मतलब 1:1 में Na और Cl कंबाइन होंगे तो उस कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी, सॉल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी कितने, जब 1:1 में कंबाइन होंगे Na और Cl, तो मतलब क्या बनेगा Na1 और Cl1, जिसे हम लिखेंगे NaCl, तो आंसर आएगा डी NaCl। सोल्यूशन देखो, यही है Na है और Cl है, इनका मास रेशियो है और इनका एटॉमिक मास है, इनका रेशियो करके निकला है मोल रेशियो और सिंपलेस्ट रेशियो बनता है 1:1, तो बना हमारा NaCl। ओके, चलो आई होप दिस क्वेश्चन विल बी वेरी मच क्लियर टू यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ CO3₂-, ये कौन सा आयन है, दिस इज द कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन। अगर मैं इसके साथ हाइड्रोजन और यूज कर दूं, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं HCO3-, ये क्या बन जाएगा बाई कार्बोनेट आयन। ये क्या है हमारे पास CO3₂- कार्बोनेट आयन, इसकी वैलेंसी पूछ रहा है। तो अगर हम बात करें वैलेंसी की, तो वैलेंसी किसके इक्वल होती है, चार्ज के इक्वल होती है। वैलेंसी चार्ज के इक्वल होती है, मैंने आपको अपने कंसेप्ट वाले सेशंस में बताया है, वैलेंसी चार्ज के इक्वल है। तो इसका चार्ज कितना है -2,
तो वैलेंसी कितनी बनेगी, 2 बन जाएगी। तो वैलेंसी किसके इक्वल आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी। आंसर है सी 2। आंसर देखिए जरा, आंसर इज सी 2। वैलेंसी होगी इसकी चार्ज के इक्वल और चार्ज है 2, तो वैलेंसी भी 2 बनकर आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है आपको कॉलम 1 को और कॉलम 2 को मैच करना है। ओके, यहां पर आपको मासेस गिवन है और यहां पर आपको फॉर्मूला यूनिट गिवन है। तो मैच करते हैं जरा फॉर्मूला यूनिट को मासेस के साथ। सबसे पहले दिया है कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, तो कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO। इसका मास निकालें तो क्या बनेगा, 40 प्लस में 16, 56 यूनिट्स बनकर आएगा। मतलब कि A का मैच बैठता है 1। अगर हम अभी देखें तो A का मैच 1 तो सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है C, तो देखो ये भी कटेगा, ये भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बट फिर भी हम लोग एक बार और भी सादे ट्राई करके देखते हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड क्या बनेगा, MgCl2। और अगर हम इसका निकालते हैं मास कितना बनेगा MgCl2 का, 24 प्लस में 71, 95 यूनिट्स बनकर आएगा। मतलब कि 95 बन भी रहा है, बी का बन रहा है सेकंड। तो देखो बी का सेकंड ये भी मैच हो रहा है। सी का देखें क्या, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड। सी का देखेंगे एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, तो एल्यूमिनियम कितना होएगा 27 प्लस में फॉस्फाइड इज 31, 8, 58 यूनिट्स। देखो थर्ड बन भी रहा है इसका 58 यूनिट्स। ऐसे ही आप इसका और इसका भी कैलकुलेट करोगे तो ये वाला ही ऑप्शन सही बन के आएगा 1 2 3 4 5। ओके चलो इसका सोल्यूशन देखें। कैल्शियम ऑक्साइड का 56 बना, मैग्नीशियम क्लोराइड का 95 यूनिट्स बना, AIP का एल्यूमिनियम फॉस्फाइड 58 बना। ऐसे ही आप कैल्शियम कार्बोनेट का देखोगे तो कितना बन के आएगा 100 यूनिट्स बन के आएगा। और अगर आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखते हो Al2O3 का, तो वो बन के आएगा 102 यूनिट्स। ओके चलो ये वाला क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस व्हिच आर प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सबसे पहले तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बता दो, Al2O3 होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कितना बनेगा 27 इंटू 2 प्लस में 16 इंटू 3। तो अभी हम इन सबको सम अप करें तो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, कितना आएगा, यहां बनेगा 54 प्लस में 48, कितना बना 102 ग्राम बन गया। 102 ग्राम बन के आया ना मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास 102 ग्राम बन के आया तो ये शो करता है कि 102 ग्राम अगर हमारे पास Al2O3 होगा ना, तो उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स होंगे या आयंस होंगे, हमें Al+3 आयंस चाहिए तो हम आयंस बोल सकते हैं, पार्टिकल बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो एज पर द क्वेश्चन। तो मतलब कि 102 ग्राम ऑफ Al2O3, क्योंकि Al2O3 से 2Al+3 आयंस बनते हैं, 2 मोल बनते हैं, तो मतलब कि 102 ग्राम ऑफ Al2O3 में कितने होंगे 2 इंटू Na ऑफ Al+3 आयंस रहे होंगे। ये बात समझ आ गई, 2 इंटू Na ऑफ Al+3 आयंस रहे होंगे इतने ग्राम में Al2O3 में। तो 1 ग्राम में कितने रहे होंगे, 1 ग्राम ऑफ Al2O3 हैज 2 इंटू Na अपॉन में 102 ग्राम ऑफ Al+3 आयंस। हमें बताना है 0.051 ग्राम में, तो बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व ही हो गया। यहां देखो तो 0.051 ग्राम में कितने रहे होंगे, कितने Al+3 आयंस रहे होंगे 2 इंटू में Na मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 102 इंटू में 0.0051। क्या बनेगा, आप यहां पर इसको लेकर जाओ 4 डिजिट से, तो ये बन के आएगा, यहां पर बनेगा 10⁻19
और ये बन के आ जाएगा हमारा 51। ओके, ये कितना बन के आएगा हमारा 51 बन के आ जाएगा। ये 10 पावर 19 हो गया, तो इससे इसे कटेंगे तो कितना बनेगा 51, और इससे ये भी कट जाएगा, तो आंसर हमारा ये बनेगा ना 6.022 इंटू 10 पावर 19। कौन सा सही है? 6, ये वाला चाहिए। 6.022 इंटू 10 पावर 19 Al+3 आंसर देखे जरा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ गए इसको? इजी था क्वेश्चन आसान था ना, कुछ भी नहीं था, हमें समझ आ गया। Al2O3 का मॉलिक्यूलर मास है 102 ग्राम, मतलब इसके 102 ग्राम में 2 इंटू Na, मतलब एवोगैड्रो नंबर जितने Al+3 आयंस हैं, तो 1 ग्राम में कितने होंगे निकाल लिया, और इतने में कितने होंगे तो डिवाइड करके हमने इजीली निकाल लिया। इसका सोल्यूशन देखो जरा, मॉलिक्यूलर मास दे रखा है 102 ग्राम, और हमने जैसे सॉल्व किया वैसे ही इन्होंने सॉल्व किया। आंसर आया 6.022 इंटू 10 पावर 19 Al+3 आयंस। ओके, चलो ये बात समझ आ गई आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैंने वन शॉट में भी ये कवर अप कराया था और अपने थ्योरी क्वेश्चन में भी ये कवर अप कराया है। बार बार ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। क्या है क्वेश्चन? बोलता है देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। ओके, ये कैसी सल्फर एसिड कैसी होती है? क्राउन शेप। तो हमसे पूछ रहा है कि सल्फर 8 एसिड में कितने मॉलिक्यूल होंगे सल्फर के, सॉलिड सल्फर एसिड में, बताओ। सबसे पहले हम निकालेंगे मोलिकुलर मास या मोलर मास। एसिड का कितना रहेगा? 32 इंटू 8 रहेगा, कितना बनकर आएगा बताओ? 256 ग्राम बनकर आ जाएगा ना। चलो इतना समझ आ गया हमें कि 256 ग्राम जो एसिड है, 256 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर में कितना है? 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स पूछे आप, पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल्स हैं। चलो 256 ग्राम ऑफ एसिड में इतना है। ओके, हमें कितना दिया है? 16। 1 ग्राम में कितना होगा? 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 256 हो गया, और हमें बताना है 16 ग्राम में 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 256 इंटू में 16, कितना बनेगा बताओ? बताओ 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 16, इसको करोगे जरा सॉल्व तो क्या बनेगा बताओ? 3.7 के आसपास बनेगा। तो आंसर देखेंगे जरा क्या बनेगा? 3.76 इंटू 10 पावर 22, इतना ही बनकर आएगा। आप देखना जरा, 3.76 इंटू 10 पावर 22। सॉल्यूशन देखो जरा इसका, जैसे हमने किया बिल्कुल सिमिलर मैनर में किया इन लोगों ने। 3.76 इंटू 10 पावर 22 मॉलिक्यूल्स, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक केस स्टडी है, हमें केस स्टडी सॉल्व करना है। पढ़ते हैं जरा इस केस को क्या बोलता है। रीड द फॉलोइंग एंड आंसर द इक्वेशन फ्रॉम 1 to 5 गिवन बिलो। इन केमिस्ट्री सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज किया जाता है केमिस्ट्री में। इट इज सिंपल टू यूज द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रेदर राइटिंग अ होल वर्ड of an element. It means it is very convenient for we people to use the symbol without writing the element. Okay, यहाँ बात समझ आ गई। Dalton was the scientist who introduced symbols for representing elements for the first time, but they are difficult to draw and inconvenient to use. So modern symbols were introduced. These symbols were defined a shorthand representation of the names of an element. बात समझ आई यहाँ तक? नेक्स्ट पैरा देखो। In the beginning, the names of the element were derived from the names of the place from where they were found for the very first time. Nowadays, it is IUPAC, International Union of Pure and Applied Chemistry, who approves the names and symbol of the element. पैरा पढ़ लिया पूरा केस स्टडी, अब इससे रिलेटेड करेंगे कुछ 5 क्वेश्चंस। एलिमेंट है PQRST रेस्पेक्टिवली, और उनके लैटिन नेम्स आपको दिए हैं कुप्रम, कैलियम, फेरम, नेट्रियम और अर्जेंटम। ओके, अब इनसे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस देखेंगे जरा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट P? P क्या था? P
पी जो था उसका लैटिन नेम था कुप्रम, और हमने पढ़ा है अपने थियोरेटिकल वाले सेक्शंस में, कंसेप्चुअल वाले सेशंस में, कि कुप्रम किसके लिए निकला था, कॉपर से आया था। तो आंसर आएगा बी, कॉपर। ओके, नेक्स्ट देखो, द नेम ऑफ द एलिमेंट पी इज कॉपर बिकॉज इट्स लैटिन नेम इज कुप्रम। कॉपर का लैटिन नेम क्या है, कुप्रम है। लैटिन नेम बन के आ रहा है उसका कुप्रम। नेक्स्ट देखो, द सिंबल ऑफ द एलिमेंट एस इज, सिंबल ऑफ एलिमेंट एस क्या है, पैराग्राफ दोबारा देखो, वहां पर एस जो है उसका लैटिन नेम आपको पता होगा, नेट्रियम लिखा हुआ है ना। ये क्या है हमारा, सोडियम। तो इसका सिंबल होता है Na, एन कैपिटल होगा और इस ए स्मॉल होगा, तो Na ये वाला आंसर हो जाएगा। चलो, the symbol of the element S is Na because its Latin name is natrium, so the first letter will be uppercase, second letter will be the lower case while writing the symbol of an element। चलो, next question क्या बोल रहा है, who discovered modern symbol of element, मतलब modern symbol of element किसने डिस्कवर अब किए थे, बताओ। J.J. बर्जीलियस। कौन थे, J.J. बर्जीलियस थे, जिन्होंने मॉडर्न सिंबल डिस्कवर किए थे, क्योंकि डाल्टन के सिंबल आर इनकन्वीनियंट टू यूज, डिफिकल्ट टू लर्न। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, J.J. बर्जीलियस discovered the modern symbol of an element because the Dalton symbols are inconvenient to use। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखेंगे हम, नेम द एलिमेंट R। R क्या है, R जो है आप अपने टेबल में दोबारा जाकर देखना, वहां पर उसका लैटिन नेम गिवन है पैरम, और ये कौन सा है, दिस इज आयरन, तो आंसर हमारा बनेगा आयरन। ओके, चलो, द नेम ऑफ द एलिमेंट आर इज आयरन विच हैज द सिंबल अकॉर्डिंग टू इट्स लैटिन नेम Fe। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है जो उस केस से निकल कर आ रहा है। एन एलिमेंट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी एंड इज a good conductor of heat and electricity, identify the Latin name of the element। ये कौन सा है, ये हमारा है सिल्वर। सिल्वर को हम Ag लिखते हैं ना, इसकी मलाइबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इट्स हाईली मलाइबल, इट इज हाईली डक्टाइल ऑल्सो। तो डक्टिलिटी और मलाइबिलिटी की वजह से कि वो डक्टाइल है और वो मलाइबल है, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, बनाने के लिए उसको यूज किया जाता है, एंड इट कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। तो Ag जो सिल्वर है उसका नाम कहां से आया था, नाम आया था उसका अर्जेंटम से, जो कि उसका एक लैटिन नेम है, तो आंसर हमारा बनेगा डी। द लैटिन नेम ऑफ द अर्जेंटम एलिमेंट इज अर्जेंटम which is known as silver Ag। This element is very ductile and malleable, so is used for making jewelry and has the highest conduction of heat and electricity। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे कुछ सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सब्जेक्टिव में आएंगे वाले क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमें 3 पॉइंट्स बताने हैं, मेजर डिफरेंस बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बीच के 3 मेजर डिफरेंस को एक्सप्लेन करना है, देखते हैं जरा। सबसे पहला पॉइंट है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सके, जो पार्ट ले सके एटम, वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। और अगर हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड व्हिच हैज द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट और कंपाउंड। मतलब एक एलिमेंट की या एक कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टी उसका एक मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कर सकता है, और एटम सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट कर सकता है। पहला डिफरेंस होया। दूसरा देख लो, एटम्स जो है वो इंडिपेंडेंटली रह भी सकते हैं और नहीं भी। रह कौन सकते हैं, नोबल गैस के एटम्स नहीं रह सकते, उसके अलावा सारे एलिमेंट के एटम्स इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते हैं, नोबल गैस के सिर्फ रह सकते हैं, और मॉलिक्यूल तो इंडिपेंडेंटली रह ही सकते हैं। अ मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अगर हम एटम के कुछ एग्जांपल दें, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम, हीलियम एटम, कुछ भी लिख सकते हो। मॉलिक्यूल H2O, CO2, अमोनिया, कोई भी मॉलिक्यूल आप देख सकते हो। ओके, तो ये 3 मेजर डिफरेंस आप लिख सकते हो बिटवीन एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 15। वो कह रहा है हमको एटॉमिसिटी एक्सप्लेन करनी है, इनको क्लासिफाई करना है। जो भी आपको सारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इनको अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी आपने क्लासिफाई करना है।
तो अगर हम एटॉमिसिटी के अकॉर्डिंगली क्लासीफाई करना चले तो पहले वाला ये हमारा कैसा है, डायटॉमिक है। N2O कैसा है हमारा, ट्राइएटॉमिक है। उसमें 3 एटम्स है ना, 2 N के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। P4 हमारा टेट्रा एटॉमिक हो गया। P4O10 हमारा कैसे हो गया, ये एक केज लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आप आगे वाले क्लासेस में पढ़ोगे P4O10 का केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, नेटवर्क लाइक सॉलिड होते हैं ये। P4O10 कैसे होता है, दैट इज अ पॉलीएटॉमिक, दिस इज पॉलीएटॉमिक। HCl is triatomic, helium is monoatomic, ऐसे कर सकते हैं। NO2 is triatomic, C2H6 is polyatomic, H2O2 is tetraatomic, O3 is triatomic, CH4 is what is it, polyatomic, Ag is monoatomic। चलो आंसर देखें कि हमने सही बताया नहीं। मोनोएटॉमिक Ag एंड He, डायटॉमिक HClF2, ट्राइएटॉमिक देख लो टेट्राएटॉमिक P4 और H2O2 एंड C2H6 P4O10 एंड CH4 आर पॉलीएटॉमिक आयंस। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 16। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन 16। क्या बोलता है देखो, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम इज फाउंड टू कंटेन सोडियम, hydrogen, carbon and oxygen combined together in the ratio this by mass. Derive the formula of the bicarbonate and name it. Okay, हमें नाम बताना है और फॉर्मूला निकालना है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया था ना, सिमिलर उसी पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं, हमें एक बाइकार्बोनेट है हमारे पास, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम। अगर हम बात करते हैं हमारे पास सोडियम का बाइकार्बोनेट है तो उसमें क्या क्या चीजें होंगी, उसमें होगा सोडियम, उसमें होगा हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन, ये सारी चीजें होंगी ना। बाइकार्बोनेट है अगर वो सोडियम का, तो उसका मास रेशियो आपको गिवन है, मास रेशियो आपको गिवन है, आप इसको एक्स सिलेक्ट करो, क्वेश्चन में ही गिवन है आपको वो 23, 1, 12 और 48 है। चलो अब हम इनके एटॉमिक मास जानते हैं ना, जानते हो तो लिखो एटॉमिक मास क्या होंगे। एटॉमिक मास को हम लोग वाइलेट करेंगे, क्या बन के आएगा, Na का 23 ही होता है, हाइड्रोजन का 1 ही होता है, कार्बन का 12 ही होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। चलो अब हम इसका मोल रेशियो निकालें जरा। अगर हम मोल रेशियो की बात करें तो वो आएगा x/y, सबका मोल रेशियो पता चलेगा आपको, 23/23 1 आएगा, यहां पर भी 1/1 गिव यू अ 1 आंसर, 12/12 अगेन 1 मोल आ जाएगा, और यहां पर कितना बनेगा 48/16 कितना बनेगा 3 आएगा। चलो अगर यहां पर आ गया तो आप पे मोल रेशियो क्रिएट हो गया ना। मोल रेशियो क्या क्रिएट होकर आया, जो हमारा मोल रेशियो है वो क्रिएट होकर आया 1:1:1:3। अगर अब मोल रेशियो आ गया तो आप नेम बनाना तो इजी है, लिखेंगे कैसे बनेगा, बनेगा हमें बताना है सोडियम का बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया। चलो इसका सॉल्यूशन देखें ना, हमने बिल्कुल जैसे करा, मोल रेशियो 1, 1, 1 और 3 आया तो नाम बनकर आ गया बाइकार्बोनेट ऑफ सोडियम कंटेन सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, हेंस इस NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट विच इज ऑल्सो नॉन एज बेकिंग पाउडर। तो क्या बन के आया NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका नाम है बेकिंग पाउडर ऑल्सो। चलो ये वाला क्वेश्चन डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें क्या, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, वो कह रहा है आपने मॉलिक्यूलर मास निकालने हैं। हमें पता है मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, हम ग्राम पर मोल में निकालेंगे, इजी होता है निकालना। कैसे करेंगे, एटॉमिक मासेस का सम करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास बन जाएगा। HNO3 का करेंगे तो क्या आएगा 1 + 14 प्लस में 48 कितना बनेगा 63 ग्राम पर मोल। इसका करेंगे C2H2 का कितना बनेगा 24 प्लस में 2 26 ग्राम पर मोल।
और इसका करेंगे बनेगा क्या 32 इंटू 8 256 ग्राम पर मोल। आगे आपको निकालना आंसर देखो जरा 63 ग्राम पर मोल, 26 ग्राम पर मोल और 256 ग्राम पर मोल। 18th क्वेश्चन पे मूव करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखो क्या बोल रहा है वाला क्वेश्चन। ये बोल रहा है द मास ऑफ वन स्टील रॉड इज दिस, फाइंड द मास ऑफ वन मोल ऑफ दीज स्टील स्क्रूज, कंपेयर दिस वैल्यू विद द मास ऑफ द अर्थ, विच वन इज हैवियर एंड बाय हाउ मेनी टाइम्स। देखो जरा सोल्यूशन। मास ऑफ वन स्टील स्क्रू आपको दिया हुआ है, कितना है 4.11 ग्राम है। तो वन मोल स्टील क्रूज का मास कितना होगा, मास ऑफ वन मोल स्टील क्रूज 4.11 इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23 ग्राम होगा। मास ऑफ अर्थ आप ग्राम में कन्वर्ट करो, मास ऑफ अर्थ कितना होगा 5.98 इंटू 10 पावर 27 ग्राम हो जाएगा। चलो ये भी हमें समझ आ गया। तो अब हमें देखना है कि अर्थ कितने टाइम हैवियर होगी। तो इजीली है, आप डिवाइड करो इनको, मास ऑफ वन मोल स्टील क्रूज डिवाइडेड बाय मास ऑफ अर्थ, कितना बना 4.11 इंटू 6.022 इंटू 10 पावर 23 डिवाइडेड बाय 5.98 इंटू 10 पावर 27। आंसर अराउंड 1 अपॉन में 2410 बनकर आएगा। अर्थ जो है 2410 टाइम्स हैवियर है देन द मास ऑफ वन स्टील क्रूज। आंसर देखो जरा इसका, सिमिलर मैनर में परफॉर्म किया 1:2410 आया, मतलब जो अर्थ है वो 2410 टाइम्स उस रॉड से ज्यादा हैवी है। समझ गए वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो क्या बोलता है, वो बोल रहा है कैल्शियम क्लोराइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर डिसोशिएट इनटू इट्स आयंस। पक्की बात है, जब कैल्शियम क्लोराइड एक्वस होगा, पानी में जाएगा, Ca+2 आयंस में टूटेगा, प्लस में 2Cl माइनस आयंस में टूट जाएगा। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयंस ऑब्टेन फ्रॉम CaCl2 व्हेन 222 ग्राम ऑफ CaCl2 इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। अगर हम CaCl2 का देखें तो इसके 1 मोल से Ca प्लस आयंस का 1 मोल बन रहा है और 2 मोल Cl माइनस आयन बन रहे हैं। मतलब इसका 1 मोल कितना बैठेगा, इसका 1 मोल है 40 प्लस में 71, मतलब कि 1 ग्राम से इसका 1 मोल मतलब इतने ग्राम ऑफ CaCl2 से 1 ग्राम ऑफ CaCl2 से कितना बन रहा है 3 मोल्स क्रिएट होके आ रहे हैं। 3 मोल्स मतलब कितने पार्टिकल्स बन रहे हैं, 3 इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23 पार्टिकल्स बन के आ रहे हैं। और हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो इसके डबल अमाउंट है। तो 1 ग्राम से कितने बन के आ रहे होंगे, 1 ग्राम से कितने बन के आ रहे होंगे 3 इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23 अपॉन में 111। और हमें क्वेश्चन में गिवन है 222 ग्राम से, तो 222 ग्राम से कितना होगा, इसी वैल्यू को हम लोग 222 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा 2, 6 इंटू में 6.022 इंटू 10 पावर 23, आंसर समवेयर अराउंड 36 पॉइंट समथिंग इंटू 10 पावर 23 बनेगा। देखते हैं जरा, देखो आंसर यही बन के आ रहा है 36.132 इंटू 10 पावर 23। ऐसे ही कुछ किया है इन्होंने भी कि CaCl2 लिया, उसका 111 ग्राम से इसके 3 मोल बन रहे हैं, मतलब इसके 111 ग्राम से इसके इतने आयंस निकलते हैं। ठीक है, तो 1 ग्राम से कितने निकलेंगे, इतने निकलेंगे, 1 ग्राम से इतने निकलेंगे, और 222 मतलब 222 ग्राम से कितने निकलेंगे, मल्टीप्लाई कर दो 36 पॉइंट समथिंग, मतलब 12 इंटू में 10 पावर 23 आयंस आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो अभी क्वेश्चन नंबर 20 को देखो। ये कह रहा है कि हमारे पास डिफरेंस इन मास बताना है आपको। 1 मोल तो है एल्यूमिनियम एटम्स और 1 मोल है इसके आयंस, और इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, बताना है कौन सा ज्यादा हैवी होगा। एल्यूमिनियम एटम्स है, एल्यूमिनियम एटम एल्यूमिनियम +3 आयंस में कैसे कन्वर्ट होते हैं, एल्यूमिनियम एटम्स एल्यूमिनियम +3 आयंस में
3 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करके कन्वर्ट हो जाते हैं। तो देखते हैं कौन सा ज़्यादा हैवी है। अब इन Al एटम ज़्यादा हैवी है या 1 मोल Al+3 आयन ज़्यादा हैवी है। देखो इसका सोल्यूशन, 1 मोल Al एटम्स में इतने Al के एटम्स होंगे ना, एवोगैड्रो नंबर जितने, ठीक है। तो अगर हम ये देखें तो Al में क्या है, Al की बात करते हैं, Al एटम्स की। अगर हम Al एटम्स की बात करते हैं तो उसमें क्या है, इतने तो उसके खुद का मास हो रखा है और इनटू में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे तो उसका टोटल मास आएगा 1.644 इंटू 10⁻³ ग्राम, ऐसे ही बन के आएगा। अब देखो अगर हम 1 मोल Al एटम्स की बात करें तो वो ज्यादा हैवी है, क्योंकि Al एटम जब Al+3 आयंस में गए तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को लूज किया और इलेक्ट्रॉन का मास कम हो गया होगा, तो इसलिए मतलब Al+3 आयंस का मास तो कम रहा होगा और Al एटम्स का 1 मोल का मास ज्यादा रहा होगा। ऐसे ही कुछ रहा। इट इज बिकॉज 1 मोल ऑफ Al एटम हैज अ मास ऑफ 13 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, जबकि Al+3 आयंस में गए तो 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई, तो मास में क्या रहा, 13 की जगह 10 इंटू में 6.02 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से जब Al+3 में गया 3 इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से मास भी Al+3 आयंस के 1 मोल का कम रहता है और Al एटम्स का ज्यादा रहता है। अब हम देखेंगे फाइनल हमारा क्वेश्चन नंबर 21। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, बड़ा ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। इसमें आपको HGS दे रखा है। सबसे पहले आप इसका मोलर मास ही निकाल लो। मोलर मास निकालने के लिए एटॉमिक मास भी क्वेश्चन में उसने दे रखे हैं, 200.6 ग्राम मोल इनवर्स Hg का है और 32 ग्राम मोल इनवर्स सल्फर का है, तो आंसर बनेगा 232.6 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमारा किसका मास बनकर आ गया, मोलर मास बन के आ गया HGS का। अगर HGS का मोलर मास इतना है और उसमें क्या है 225 ग्राम ऑफ, ओके, अगर हम बात करते हैं 232.6 ग्राम मोल इनवर्स, इतने HGS में हमारे पास 200.6 ग्राम मोल इनवर्स Hg है। मोल इनवर्स ग्राम हमारे पास Hg है ना, 232.6 ग्राम में इतना Hg है, तो एक में कितना होगा, एक में कितना होगा 200.6 अपॉन में 232.6 ग्राम Hg होगा, 1 ग्राम ऑफ HGS में, और हमसे 225 का पूछ रहा है तो इससे 225 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आपका बन के आएगा कितना Hg होगा, इसके अंदर डिवाइड करोगे 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, पूरा सम अप करके आंसर निकाल के बताना जरा कितना बनता है। जरा हम देखते हैं आंसर, आंसर बन के आएगा 194.05 ग्राम। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। मोलर मास आता है 232.6 ग्राम, इतने में 200.6 ग्राम Hg था, इतने ग्राम ऑफ HGS में इतना Hg है, एक में कितना होगा डिवाइड कर लो और निकालना 225 में तो उससे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपके सामने आ जाएगा। यहां पर हमने अरिहंत के इस चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन कराए वो सारे इंपॉर्टेंट है एज पर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आप एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखना। इसमें कराएगा एक मेरे क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करना, ना समझ में आए तो इसको सॉल्यूशन देखना। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।